के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। लखीसराय के गांधी मैदान में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अशोक धाम मंदिर में वे पूजा अर्चना भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी लखीसराय पहुंच चुके हैं और सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लखीसराय पहुंचने पर सम्राट चौधरी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं सम्राट चौधरी ने बिहार की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। महादेव की धरती अशोक धाम है और यहाँ से ही पूरी तरह शंखनाद होगा। 24 में आज नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है, कोई सिर्फ परिवार बचाने वाले लोग हैं। सब भ्रष्टाचारी को पूरी कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लखीसराय आने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। बेगूसराय में भी बीजेपी के कार्यकर्ता काफी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार सरकार और विपक्षी एकता पर भी जमकर निशाना साधा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें शिक्षक बहाली के अलावे किसानों के रोजगार सृजन के लिए 7 निश्चय योजना 2 के तहत डेयरी इकाई की स्थापना के लिए 37 करोड़ 5 लाख रुपए अनुदान की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर और सुल्तान पैलेस की जमीन पर 5 सितारा होटल के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। राज्य में पर्यटकों के लिए जो 3 5 स्टार होटल निर्माण किए जाने हैं, अशोक पाटलिपुत्र अशोक है, आपका बांकीपुर बस स्टैंड है और तीसरा आपका सुल्तान पैलेस है। तो आपको याद होगा पहले इसकी स्वीकृति दी गई थी और इसी को काम आगे बढ़ाने के लिए जो आइडा एक्ट है, आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 पास हुआ था। बजट सत्र में ये अधिनियम पास हुआ था। तो उसी के आलोक में ये पीपीपी मोड में ये तीनों होटल का निर्माण होगा। बीजेपी का पूरा कुनबा यह दावा करते नहीं थकता कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने नीतीश कुमार को आदरणीय प्रधानमंत्री बोल दिया है। दरअसल बीजेपी सांसद की जुबान उस वक्त फिसल गई थी जब वे गया रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के स्वागत के लिए पहुंचे थे और इसके लिए पीएम मोदी का आभार जता रहे थे। हालांकि दूसरे बीजेपी नेता के टोकने पर सुशील सिंह ने भूल सुधार किया, लेकिन तब तक बात जुबान से निकल चुकी थी। बिहार की राजधानी पटना को झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने महती कृपा की है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने महती कृपा की है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक महती कृपा की है कि हम दक्षिण बिहार के लोगों को एक नई और बहुत ही अच्छी रेल सुविधा वंदे भारत के रूप में दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर विरोधियों पर हमला बोला है। पटना में विपक्षी नेताओं के जुटान पर तंज कसा तो लालू फैमिली के करप्शन की पूरी लिस्ट ही खंगाल कर निकाल दी। भले मोदी भोपाल के मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव का मंत्र दे रहे थे, लेकिन उसकी गूंज बिहार तक पहुंच रही थी। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों पर करप्शन और परिवारवाद को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने विरोधियों पर बयानों के ऐसे तीर चलाए जो विपक्ष को छलनी कर दी। पटना में 23 जून को बीजेपी विरोधी 15 दलों की बैठक हुई थी। इस पर पहली बार बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भ्रष्टाचारियों की टीम बताते हुए कहा कि ऐसे नेताओं की बैठक पटना से बेहतर भला कहां हो सकती थी। अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं,
जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। जेल की हवा खाने वाले नेता का नाम भले ही पीएम ने ना लिया हो, पर अगले ही लाइन में प्रधानमंत्री ने आरजेडी के खिलाफ करप्शन की पूरी लिस्ट ही बता दी और कई घोटालों का जिक्र कर डाला। हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। भ्रष्टाचार के बाद प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने गिन गिनकर पार्टियों के नाम भी बताए और उससे जुड़े परिवार वालों की कुछ इस तरह से खिंचाई की। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। मिशन 2024 के लिए जिस तरह से विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर ताल ठोकने का दावा कर रहा है, ऐसे में विरोधियों पर प्रधानमंत्री ने एक साथ भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला बोला, विरोधियों को भ्रष्टाचारियों की टीम बताया, खुद का भला करने वाले दलों की पोल खोल दी। तो क्या मोदी ने 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भाजपा की प्रचंड विजय। बिहार में शिक्षकों की बहाली में किए गए बदलाव पर बीजेपी सांसद ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि नए नियम से बिहार में बेरोजगारी और बढ़ेगी। साथ ही बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है। ऐसे भी बेरोजगारी है, पता नहीं क्या क्या निर्णय लिया जा रहा है। हमें तो सिर्फ यही चिंता है कि बिहार के बेरोजगारी की स्थिति में बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। कब तक बिहार के लोग गरीबी की हालत में बिहार छोड़ के पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जो यहाँ रोजगार के काबिल है वो जाते रहेंगे? कब तक हम लोग इसको देखते रहेंगे? अब सरकार गिरने की संभावना आ गई है। सुनने में आ रहा है कि बड़ा टूट होने वाला है, तो पुल भी गिरेगा, सरकार भी गिरेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकने वाले बिहार के युवाओं को बिहार में ही नौकरी देने के नाम पर ठगी की जाती थी। बताया जा रहा है कि हाजीपुर में 4 साल से रीजनल कार्यालय चल रहा था। हजारों युवक युवतियों को करोड़ों का चूना लगाया गया। पुलिस दबिश के बाद कार्यालय बंद कर सभी कर्मी और मुख्य सरगना विजय कुशवाहा फरार हो गया है। सासाराम में जगजीवन कैनाल पर बन रहे सड़क की गुणवत्ता पर स्थानीय जिला पार्षद ने सवाल उठाए हैं। सड़क निर्माण का जायजा लेने पहुंची जिला पार्षद निर्माण कंपनी पर भड़क गई और सड़क निर्माण के तरीके पर सवाल उठाए। जिला पार्षद ने अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। सिटी में जेई और ठेकेदार काम कर रहे हैं कि पैर से ऐसे मारने पर सारा रोड कवर रहा है। एक बार बारिश होगा तो यहाँ सारा रोड बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग का पहले वाला था, जब ऐसा ही काम कराना था तो इसको क्यों फिर पुनः तरीका से बनाया गया। और ये भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने कब का 9 बजे का जेई और ठेकेदार को बुलाया, उन लोग का आधा घंटा करते 11:30 बजे जा रहा है, अभी तक उन लोग नहीं आए और जबरदस्ती यहाँ पर फिर से काम चालू कर दिया है। अभी हमारे जेई और ठेकेदार नहीं आते हैं तो मैं डीएम सर के पास जाऊंगी और डीएम साहब को यहाँ पर बुलाऊंगी कि आप निरीक्षण कीजिए कि हमारे क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है।
पटना में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस बार मानसून की रफ्तार काफी धीमी है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश ने निगम की पोल खोल दी है। पटना में सड़क पर जगह जगह जलजमाव हो रहे हैं, वहीं फ्लाईओवर पर भी जलजमाव से लोग परेशान हैं। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में मानसून कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। रह रहकर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन हल्की बारिश भी राजधानी पटना की जो तस्वीर है वो बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, कोई जगह की नहीं है बल्कि ये फ्लाईओवर की है। फ्लाईओवर पे भी हल्की बारिश के बाद किस कदर जो जल जमाव है वो हो गया है, और ऐसे में जो जाम की समस्या है वो भी आम लोगों को परेशान कर रही है। ये फ्लाईओवर है आर ब्लॉक, जहां पर हल्की बारिश के बाद सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आधा फ्लाईओवर जलमग्न हो गया है, और ऐसे में जो लोग यहां से गुजर रहे हैं तस्वीरें बयां कर रही है कि राजधानी पटना में हल्की बारिश के बाद जो तस्वीर है वो कैसे बदल जाती है। हालांकि इस बार जो मानसून है पिछले सालों के मुकाबले कमजोर है। इस बार जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हुई है। हल्की फुल्की बारिश 10 से 15 मिनट होती है और उसके बाद जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है कि किस कदर हल्की बारिश के बाद जो राजधानी पटना के फ्लाईओवर है वहां जल जमाव हो गया है, पानी निकासी का रास्ता नहीं है, और ऐसे में जो लोग हैं जो गाड़ियों से यहाँ गुजर रहे हैं वो कैसे पानी के बीच गुजरने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जाम की समस्या भी फ्लाईओवर पर नजर आ रही है। हल्की बारिश होती है और जाम लगने लगता है, क्योंकि सड़कों के साथ साथ फ्लाईओवर पे भी पानी जमा हो जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना के गांधी मैदान में बकरीद को लेकर पूरी तैयारी की गई है। डीएमएसपी ने गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान में करीब 500 से 600 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं मेडिकल टीम को भी यहां तैनात किया गया है। तैयारी सब ठीक है और लोगों के मूवमेंट का, पार्किंग का और विधि व्यवस्था का किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं है। इन सबके लिए तैयारी की गई है। अस्थायी थाना भी बनाया गया गांधी मैदान में और मेडिकल कैंप भी यहाँ रहेगा, एम्बुलेंस रहेंगे। ईद उल जुहा और बकरीद पर्व दिनांक 29 जून को मनाए जाने की सूचना है। उस अवसर पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रकार के बलों, जिसमें सशस्त्र बल, लाठी बल और विभिन्न प्रकार महिला पुलिस, सभी तरह के बल शामिल हैं, उनकी आवश्यक प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए। ईद उल जुहा बकरीद को लेकर राज्य में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया गया है। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार सशस्त्र पुलिस के अलावा लाठी बल और महिला पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ईद उल जुहा और बकरीद पर्व दिनांक 29 जून को मनाए जाने की सूचना है। उस अवसर पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रकार के बलों, जिसमें सशस्त्र बल, लाठी बल और विभिन्न प्रकार महिला पुलिस, सभी तरह के बल शामिल हैं, उनकी आवश्यक प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी पर्वों की भांति ये पर्व त्योहार भी शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के माहौल में मनाया जा सके। सुपौल सदर अस्पताल में ऑर्थोपेडिक का नेलिंग और प्लेटिंग का काम शुरू हो गया है। डीएम के निर्देश पर शुरू हुए इस प्रयास से लोगों को काफी फायदा होगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित झा। सुपौल सदर अस्पताल में यूं तो लोग रेफर का खेल खेला करते थे, लेकिन नई शुरुआत जो हुई है उसका लाभ जिले के तमाम लोगों को मिलने वाला है। इस शुरुआत से गरीबों को जहां लाभ होगा वहीं कई लोग इससे लाभान्वित भी होने वाले हैं। इस सदर अस्पताल में एक नई व्यवस्था जो शुरू हुई है उसमें अब जो किसी के हाथ और पैर टूटने पर स्टील लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पहले ये ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होता था, पहले केवल कच्चा प्लास्टर किया जाता था, लेकिन डॉक्टर और डीएम के प्रयास के बाद एक नई व्यवस्था शुरू हुई है। गए थे और अस्पताल गए थे तो उसमें हमको पैसा बहुत मांग रहा था, तो यहाँ हम देखें जो बहुत हमको बचत होगा। क्या कोई फीस भी लगा आपको यहाँ? नहीं। जो ऑपरेशन शुरू हुआ है ये अस्पताल में पहली बार है, इसका लाभ कितना लोगों को मिलने वाला है? जी हाँ, ये अस्पताल में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन पहली बार है
डीएम साहब के यहाँ से आदेश आया था कि ऑर्थोपेडिक सेक्शन में भी कुछ ऑपरेशन किया जाए। मैंने सोचा कि ऑर्थोपेडिक में बहुत ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम कम से कम फैसिलिटी पर भी हम कर सकते हैं। अस्पताल में जो व्यवस्था शुरू हुई है उससे आम गरीबों को 30 से 40 हज़ार रुपये का लाभ मिलने वाला है। प्राइवेट अस्पतालों में इसी इलाज के लिए उनसे 30 से 40 हज़ार रुपये लिए जाते थे, लेकिन अब जो नेलिंग और प्लेट लगाने का जो काम यहाँ शुरू हुआ है इसका लाभ आम गरीबों को मिलने लगा है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। और आइए एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस